Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 3rd, new topic how to make a chemical formula. तो आज हम बनाना सीखेंगे बेटा केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को आपको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये आपने टेबल लर्न नहीं की तो इसके बिना हम केमिकल फार्मूला नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस टेबल को अच्छे से लर्न कीजिए, फिर मैं आपको केमिकल फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लर्न करना है अपने अच्छे से, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या है इस टेबल के अंदर, सबसे पहले आयन दे रखे हैं। आयन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, जिनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो हमारे पास आयन होते हैं। तो सोडियम है Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव क्यों लगाया ये आपको पता होना चाहिए, ये कटायन होता है। कटायन क्यों होता है? क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये आपको छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो सोडियम Na पॉजिटिव होता है, पोटाशियम K पॉजिटिव होता है। टेबल के अंदर याद रखना है, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर Cu पॉजिटिव, ये सिंबल है इनके। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो चार्ज कितना आया? 2 पॉजिटिव। कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा? Ca 2 पॉजिटिव। जिंक के ऊपर Zn 2 पॉजिटिव, कॉपर के ऊपर Cu 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर Al 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 चार्ज आता है, आयरन के ऊपर भी कितना आता है? 3+ चार्ज आता है, ठीक है। ये तो हमारे पास आयन थे, ये हमारे पास क्या है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं, ठीक है, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ओके। तो हाइड्रोजन क्या है? H पॉजिटिव। हाइड्राइड याद रख लेना है इनके नाम, हाइड्राइड H नेगेटिव। हाइड्रोजन और हाइड्राइड में यही फर्क है, ये H पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? H नेगेटिव। क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फाइड Sn 2 नेगेटिव, नाइट्राइड N3 नेगेटिव, ठीक है। याद करने हैं इसको, ओके, लर्न करना है। फिर हमारे पास है पॉलीएटॉमिक आयंस। अमोनियम NH4 पॉजिटिव। पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं? जो ग्रुप के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अमोनियम NH4 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, दो हैं यहाँ पे ग्रुप की फॉर्म में। नाइट्राइट NO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट दो हैं यहाँ पे, तो HCO3 नेगेटिव। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। तो ये सब जो टेबल के अंदर दे रखे हैं, इनको आपने अच्छे से क्या करने हैं बेटा? लर्न करने हैं। इसके बाद ही मैं आपको इसके फॉर्मूले बनाने सिखा सकता हूँ, इससे पहले नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसको अच्छे से रट लेना है बस आपने। अब आपको फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं बेटा, फॉर्मूला ऑफ ए सिंपल कंपाउंड, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाना आप सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला बनाने के लिए आपको टेबल याद होना जरूरी है, ठीक है। टेबल के अंदर क्या याद होना जरूरी है? सिंबल क्या होता है, वैलेंसी या चार्ज उसके ऊपर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सिंबल, 1 बाय 1 मेरी तरफ देखते रहना, ठीक है। सिंबल, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl होता है, यही होता है ना। फिर नीचे हम लिखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी किसको शो करती है? चार्ज को शो करती है कि उसके ऊपर कितना चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? याद रख लेना, कितना चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर? +1 चार्ज होता है। टेबल के अंदर देखो जाके, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। इतना आपको पता लग गया। सबसे पहले क्या करना है? सिंबल लिखना है। हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl। वैलेंसी और चार्ज नीचे लिख लेना है। वैलेंसी किसको शो करेगी? चार्ज, कितना चार्ज उसके ऊपर है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब सिर्फ एक ही बात अपनी करनी है, आपने क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस का मीनिंग समझते हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। प्लस और माइनस को नहीं लेना आपने, ठीक है। प्लस माइनस का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या आएगा? H आएगा, ठीक है। प्लस माइनस को नहीं देखना, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओके। तो प्लस माइनस को नहीं देखना यहाँ पे।
तो इसकी इसके साथ 1, इसकी भी इसके साथ क्या आएगी 1, तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ गया HCl। तो हमने फॉर्मूला निकालना सीख लिया, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला निकालना है आपको, सिंपल बिल्कुल। सिंबल लिखो HCl, वैलेंसी या चार्ज लिखो, उसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस फॉर्मूला तैयार। नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H होता है, सल्फाइड का सिंबल क्या होता है S होता है, ओके। वैलेंसी या चार्ज, वैलेंसी या चार्ज क्या, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, S के ऊपर क्या होता है 2 नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने कैंसिल आउट कर देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, H की किसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा H2। जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, S की 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा H2S। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। देख लो बिल्कुल सिंपल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिंबल, कार्बन का सिंबल C होता है, टेट्राक्लोराइड, तो क्लोराइड का सिंबल लिखना है, टेट्रा को बाद में लिखेंगे, टेट्रा क्या होता है अभी समझाता हूँ। क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल लिखो Cl होता है, ठीक है। अब वैलेंसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी 4, ठीक है। कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी 4, याद रख लेना है, ठीक है, ओके। Cl के ऊपर आपको वैलेंसी मैंने टेबल के अंदर बता दी थी, कितनी होती है बताओ, -1 होती है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोई रोल नहीं होता, मैंने आपको बता दिया है प्लस माइनस का, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, C आ गया, और 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा CCl4, Cl की 4 के साथ मल्टीप्लाई तो Cl4, और इसकी इसके साथ C, तो CCl4 फॉर्मूला तैयार हो गया। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या होता है, सिंबल, सबसे पहले सिंबल लिखोगे, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का होता है Cl, वैलेंसी लिखनी है सीधा, वैलेंसी क्या होती है इसकी 2 होती है, +2, इसकी होती है -1, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MgCl2, ये लो आंसर आ गया। ये होते हैं हमारे पास फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। तो हमारे पास सिंपल वे में हमने क्या सीख लिए, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख लिया। कुछ और फॉर्मूले बनाना सीखते हैं, जैसे देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कुछ और फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। सिंबल, एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है Al होता है, ऑक्साइड का सिंबल क्या होगा ये होगा, ठीक है। अब वैलेंसी बतानी है आपने, सिर्फ चार्ज Al के ऊपर ये चार्ज आता है, O के ऊपर आता है 2 नेगेटिव चार्ज, सिर्फ क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा Al2 O के साथ O3, ये आ गया फॉर्मूला, सिंपल AlO3, ठीक है। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल क्या होता है सीधा ही लिख दूं, सिंबल क्या होता है Ca, सिंबल क्या होता है Ca, ऑक्साइड का सिंबल O होता है, वैलेंसी Ca की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्साइड की -2 होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे आप बताओ मेरे को, इसका फॉर्मूला बनेगा Ca2 और O2, ये फॉर्मूला बनेगा आपके हिसाब से, है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा गलत है। अब ये फॉर्मूला गलत क्यों हुआ, हमने तो सिंपल रूल लगाया और हमारा सही आ गया, तो फॉर्मूला गलत कैसे हुआ। हमेशा याद रख लेना है, अगर हमारे पास सेम चार्ज आते हैं तो सेम चार्ज हमेशा क्या हो जाते हैं कट हो जाते हैं, ठीक है। अगर दोनों तरफ सेम चार्ज आए तो हमेशा वो कट हो जाएंगे,
2 चार्ज यहाँ पे है, 2 चार्ज यहाँ पे है, तो हमेशा कट हो जाएगा, कट कर दो। अब देखो चार्ज कट होके क्या आएगा, सीधा ही CaO आंसर। बस सिंपल सी बात है, अगर सेम चार्ज आए तो कट हो जाते हैं। एक और देख लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सोडियम है, सिंबल क्या है, सोडियम है Na, नाइट्राइट का सिंबल क्या होता है, NO3, यही होता है ना बेटा। हाँ, तो अब वैलेंसी देखो इसके अंदर Na की वैलेंसी +2 होती है, ठीक है, और इसकी भी क्या होती है, इसकी अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, उतनी ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगे, सेम चार्ज क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा, NaNO3। जहाँ पे सेम चार्ज आए उनको कट कर देना है, बस इतना याद रख लेना है। एक और रूल ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे कि अगर सेम चार्ज आए तो दोनों को कट करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है उसको सिर्फ आपने लिखना है और कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट देखो कैल्शियम सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड सिंबल OH। अब क्या आ गया, ये बताओ मेरे को क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉली एटॉमिक आयन। और पॉली एटॉमिक आयन को हमेशा क्या रखते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर। ये मैंने रूल के अंदर आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसा जब भी आ जाए तो उनको ब्रैकेट में रखना है। तो पहले वैलेंसी देख लो फिर ब्रैकेट में रख लेंगे। +2 है, इसकी क्या आएगी, ये आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, Ca, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, OH। दोनों OH के साथ क्या लगेगा, 2 लगेगा, इसलिए इसके अंदर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, किसके लिए, पोलोएटॉमिक आयंस के लिए। ओके, अब आपको पता लग गया यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगी है। नेक्स्ट देखो सोडियम कार्बोनेट, सिंबल क्या है, Na, कार्बोनेट का सिंबल CO3। यहाँ पे देखो हमारे पास बेटा, सुनो ध्यान से, सोडियम के ऊपर क्या होता है, सोडियम के ऊपर देखा जाए तो वैलेंसी हमने फाइंड आउट करती हैं, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है, सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज। तो इसको फाइंड आउट करने से ऊपर वाला पहले फाइंड आउट करो। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोडियम के ऊपर +1 और जो हमारा NO3 नेगेटिव था उसके ऊपर भी +1 चार्ज होगा, ठीक है, यही होगा। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या कर देंगे, कट कर देंगे सेम चार्ज को, तो हमारा फॉर्मूला सेम ही आएगा, NaNO3 नेगेटिव। यहाँ पे भी देख लो क्या था, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज। दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Na के साथ 2 लगेगा तो क्या बनेगा, Na2 और CO3, ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो उसके बाद अमोनियम सल्फेट, सिंबल क्या है, अमोनियम का सिंबल क्या होता है, NH4, सल्फेट का सिंबल क्या होता है, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, सुनो ध्यान से, वैलेंसी, अमोनियम के ऊपर वैलेंसी क्या होगी हमारे पास, अमोनिया है तो पॉजिटिव वैलेंसी होगी, ये इसके ऊपर -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आएगा, NH4। 2 हमारे पास क्या हैं, आयन हैं, तो हमेशा क्या ब्रैकेट के अंदर, और SO4, ये क्या आ गया, आंसर। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो बेटा, कोई भी केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है ये सभी के सभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा मोलिकुलर मास, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, मोलिकुलर मास क्या होता है, सुनो ध्यान से कि मोलिकुलर मास क्या होता है। आपने एटॉमिक मास के बारे में सुना होगा, ठीक है, एटॉमिक मास हमने कैसे निकाला था वो आपको पता है। जैसे ये टेबल है, ये एटॉमिक मास वाली टेबल है, हाइड्रोजन का इतना होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 होता है। तो ये क्या थे बेटा, एटॉमिक मास थे, ठीक है। अब आपको पता है मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलिकुल का जो मास होगा वो होगा हमारे पास मोलिकुलर मास। तो सुनो ध्यान से, क्या होगा, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम।
ये सम होगा एटॉमिक मास का, ठीक है, मतलब एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम, ठीक है। एटॉमिक मास जितने भी एटम का होगा उनका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, मोलिकुलर मास आएगा। क्योंकि एटम को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, मोलिक्यूल बनता है, ठीक है। अगर हमें एटम का मास पता है, एटॉमिक मास अगर हमें पता है, तो उसका अगर सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मोलिक्यूल का मास हमें पता लग जाएगा, उसको बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मोलिकुलर मास निकालेंगे। मोलिक्यूल का मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक मास या एटम का मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटम का मास यहाँ से आपको पता होना चाहिए, ओके। ये टेबल को अच्छे से रट लो बस, ओके, आपको और कुछ नहीं करना। अब देखो सबसे पहले जैसे हमारे पास है मोलिक्यूल का मास निकालेंगे, H2O। H2O मोलिक्यूल है, इसका मास निकालने के लिए क्या करूँगा, H का मास एक कितना होता है 1U, H का मास 1U इंटू H है कितने हैं 2, मल्टीप्लाई लगा दो 2। अब सम करना है, सम किसका करना है, सभी एटॉमिक मास का, एक का कर दिया। अब दूसरे का करने के लिए बीच में सम प्लस का साइन जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एटॉमिक मास का हम सम करके फिर ही निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, देखो 16U, तो कितना आ गया 2U प्लस 16U, कितना आ गया 18U। तो हमारे पास वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो कितना है 18U है। सिंपल सा, बस ऐसे निकालते रहना है, बिल्कुल सिंपल है आपके 9th क्लास के अंदर, ठीक है। सिंपल वे में हम मोलिकुलर मास निकाल दिया, एटॉमिक मास निकाल दिया, पीछे हमने केमिकल फॉर्मूले निकाल दिए, बिल्कुल सिंपल है सब कुछ, ओके, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। नेक्स्ट देखो, एक और देख लो, जैसे हम निकालते हैं HCl का, H कितना होता है एटॉमिक मास, प्लस Cl का कितना होता है क्लोरीन का, ठीक है 35.5U, तो कितना आएगा 36.5U, ये आ गया इसका, सिंपल सा बस। और देखो HNO3, इसका हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। पहले H का निकालो, फिर N का, फिर O का। H का निकालो 1U होता है, N का निकालो नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का कितना होता है 16U, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास है कितनी, 3 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 1U प्लस 14U प्लस 16 3 जा 48U, तो कितना आ गया 48, 49 और 63U, ये आ गया मोलिकुलर मास किसका, HNO3 का। तो ऐसे आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हो, लेकिन उसको निकालने से पहले टेबल आना चाहिए आपको, टेबल नहीं आएगी सब कुछ फिनिश। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फॉर्मूला यूनिट मास। पहले हमने निकाला था मोलिकुलर मास, वैसे ही हम निकालेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। अब मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों सेम वे में निकालते हैं, लेकिन दोनों का नाम डिफरेंट क्यों है, एक का नाम तो मोलिकुलर मास है और दूसरे का नाम क्या है, मोलिकुलर यूनिट मास है। निकालते तो सेम है लेकिन डिफरेंट क्यों है, इसके पीछे एक ही रीज़न है बेटा, कि अगर मान लो कि हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो आयंस की फॉर्म में है या किसी क्रिस्टल की फॉर्म में है, ठीक है। अगर हमारे पास वो जो कंपाउंड बन रहा है वो आयन की फॉर्म में या क्रिस्टल की फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका नाम बदल के फॉर्मूला यूनिट मास रख देंगे। जो हमारे पास आयन या आयंस या क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे H2O है, तो H2O सिर्फ हमारे पास क्या है, सिंपल क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो सिंपल कंपाउंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, मोलिकुलर मास, ठीक है। नाम ही सिर्फ चेंज है यहाँ पे, ओके, सिर्फ आपने याद रख लेना यहाँ पे नाम की चेंजिंग है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज़ डिफरेंट है, सिर्फ किसके लिए, ये कहाँ किसके लिए यूज़ होता है, आयन के लिए और क्रिस्टल के लिए, ठीक है। जैसे देखो NaCl है, NaCl हमेशा क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। जब आप उसकी शेप देखोगे NaCl की बड़ी क्लासों के अंदर, ये देखो 3D के अंदर शेप है, ठीक है, ये देखो,
ये NaCl की शेप है, ठीक है। तो NaCl क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में है। Na के ऐसे कंपाउंड यहाँ पे होते हैं, ठीक है। जैसे Na यहाँ पे होता है, Na यहाँ पे होता है, Na यहाँ पे होता है, ये बड़ी क्लासों के अंदर आएगा। सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कहा है क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है। तो Cl यहाँ पे होता है, 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 ठीक है। तो ये क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है, किसकी? NaCl की। तो Na और Cl जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसको सिंपल क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड, नाम याद रख लेना है। NaCl जिसको सिंपल क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और कॉमन वे में कहें तो कॉमन साल्ट, हमारे घरों में जो साल्ट खाते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। तो ये हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में होता है या आयन की फॉर्म में होता है। क्यों? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। आयन की फॉर्म में होता है या क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर सिर्फ इसका नाम चेंज करके रख देंगे, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला सेम रहेगा। इसका अगर हमने क्या निकालना है? फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो मोलिकुलर मास से ही निकालेंगे, सिर्फ नाम चेंज होगा किसकी वजह से? आयन और क्रिस्टल फॉर्म की वजह से, ठीक है। आपने ये नहीं बनानी, ठीक है, ये समझाने के लिए है सिर्फ। अब देखो सेम ही है, निकालना सेम ही है। NaCl है, याद होना चाहिए। Na नंबर कितना है? मास कितना होता है? एटॉमिक मास 23U, Cl का 35.5U, कर दो कितना आएगा? 58.5U। आंसर आ जाएगा किसका? NaCl का। सेम ही है, सम कर देना है एटॉमिक मास का, सिर्फ नाम ही चेंज किया है, फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। एक और देख लो, CaCl2, ठीक है, Ca कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर कितना होता है? 40U। Cl 30.5 इंटू Cl है कितने? 2, मल्टीप्लाई में जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। 40U प्लस 31U कितना आएगा? 111U। ये एटॉमिक मास, सॉरी फॉर्मूला यूनिट मास किसका आ गया? CaCl2 का। ओके, तो ये हमारे पास क्या निकाल दिया हमने? फॉर्मूला यूनिट मास निकाल दिया। ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। ओके, तो हमारे पास अगर क्रिस्टल और आयंस की फॉर्म में हो, उनका हम क्या निकालेंगे बेटा? फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, सुनो ध्यान से। हम पहले जो हमारे पास क्वांटिटी थी, ठीक है, कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी थी वो हम मास के अंदर निकालते थे। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे पास जैसे वाटर है, तो वाटर का क्या था हमारे पास? एटॉमिक मास यूनिट की हेल्प से इसकी क्वांटिटी निकालते थे। कितनी आती थी? 18U, यही आती थी ना हमारे पास, अभी मैंने पीछे निकाल के बताई थी आपको, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा जो किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है या किसी कंपाउंड की क्वांटिटी है, वो हमेशा हम एटॉमिक मास की हेल्प से निकालते थे। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट का क्या कहना है? सुनो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि जो क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस की, सबसे पहले हम किसकी अकॉर्डिंग निकालते थे? मास के अकॉर्डिंग निकालते थे, 18U, ठीक है। लेकिन ये जो मास के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम क्वांटिटी, ये अच्छी तरह से समझी नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसको हमारे वे में या केमिकल इक्वेशन के वे में समझने के लिए हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। वो हमने क्या ट्राई किया, ठीक है, एटॉमिक मास की जगह पे हमने क्या ट्राई किया, उसी को क्या बोलते हैं? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो क्या चीज़ ट्राई की थी वो देखो। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, ये जो केमिकल इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है? हम मास की बजाय क्या लें? कुछ और लें, जिसकी वजह से हमारे पास क्वांटिटी अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए। मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास 18U ले रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं बनना इसका, इसकी जगह कुछ और लेना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम जो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन करें वो अच्छे से एक्सप्रेस हो पाए। वो क्या है? सुनो, क्वांटिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की, वो मास को छोड़ के हम किस में लें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम में लें।
क्वांटिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की वो हम किस में लें बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम में लें, मास में नहीं लेनी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम में लें तो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास या इतने नंबर ऑफ एटम हैं, यही कहें तो अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि इतने नंबर ऑफ एटॉमिक मास हैं, तो वो गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, सुनो ध्यान से। क्वांटिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम के वे में लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे? इसी से हमारे पास कॉन्सेप्ट अराइज होता है मोल का। तो यही है हमारे पास मोल क्या कहना चाहता है, सुनो ध्यान से। 1 मोल का मीनिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से। 1 मोल, 1 ऑफ एनी एटम्स मोलिक्यूल आयन, कोई भी हो हमारे पास एटम हो, मोलिक्यूल हो, आयन हो, ठीक है, इनकी जो क्वांटिटी है हम नंबर के अंदर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम के वे में हम किसी की क्वांटिटी मेजरमेंट करेंगे नंबर के वे में। ठीक है, और उनका जो मास होगा हमारे पास, ठीक है, जो उनका मास होगा उसको हमने कैसे रखना है, एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। उसका जो मास होगा, चाहे एटॉमिक मास हो चाहे मोलिकुलर मास हो, उसको हमने ग्राम के अंदर डिनोट करना है। उसी को बोलते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट। उसको यू के अंदर डिनोट नहीं करना, उसको जी के अंदर डिनोट करना है, इसी को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। जैसे सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, अब आपको पता लग जाएगा। 18U लिखा करते थे हम, अगर 18U की जगह हम 18 ग्राम लिखने लग जाएं, 18 ग्राम, जी का मतलब क्या होता है, ग्राम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी को बोलते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मतलब 18U की जगह हम इसको क्या लिखने लग जाएं, 18 ग्राम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इससे हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है वो अच्छे से एक्सप्रेस हो पाएगी। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या था कि क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की वो मास में नहीं लेंगे, मास मीन्स एटॉमिक मास यूनिट में नहीं लेंगे। इसमें क्या लेंगे कि क्वांटिटी किसी सब्सटेंस की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम के बेस पे लेंगे। कैसे लेंगे कि चाहे हमारे पास एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उनकी क्वांटिटी नंबर के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, कितने नंबर ऑफ एटम हैं, उनका जो मास होगा, जो यू होगा, हमेशा हमारे पास एक्सप्रेस होगा किसमें बेटा, ग्राम के अंदर, हमेशा एक्सप्रेस होगा ग्राम के अंदर। उसी को बोलते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मान लो कि 20U है तो उसको क्या लिख देंगे, 20 ग्राम। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 20U के बजाय 20G लिख देंगे ग्राम के अंदर, तो हम अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राम का आपको पता है कि जी का भी आपको पता है, तो इसलिए उन्होंने अच्छे से उनको डिफाइन करने के लिए एटॉमिक मास को किस में लिखा बेटा, ग्राम के अंदर लिखा। और यही हमारे पास क्या है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और देखो, मोल, जो एक मोल होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, याद रख लेना। एक जो मोल होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कितनी वैल्यू होती है ये आपको रटनी है, याद करनी है, 6.022 10⁻23, याद रख लेना। एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 10⁻23 इतनी होती है हमारे पास इसकी वैल्यू। और इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर या अवोगाद्रो कांस्टेंट। मतलब 1 मोल की वैल्यू हमेशा हर एक एटम के लिए फिक्स होगी। इसकी वैल्यू हर एक एटम के लिए क्या होगी बेटा, फिक्स होगी, बिल्कुल फिक्स होगी। ठीक है, ये वैल्यू ना तो बढ़ सकती है ना कम हो सकती है, वैल्यू ये इतनी ही रहेगी, और इसी को बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। अब इसको अवोगाद्रो नंबर क्यों बोला, क्योंकि इसको इटालियन साइंटिस्ट के जो इटालियन साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था बेटा, अवोगाद्रो था, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया बेटा अवोगाद्रो नंबर। और ये जो अवोगाद्रो नंबर या अवोगाद्रो कांस्टेंट होता है, ये जो 1 मोल होता है ये किसके इक्वल होता है, 6.0022 10⁻23, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है हर एक एटम के लिए। तो 1 मोल का आपको पता लग गया क्या होता है। ओके, सिर्फ इसके अंदर आपने ये याद रख लेना है, एटॉमिक मास नहीं लेना, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, एटॉमिक या मोलिकुलर मास जो है ग्राम के अंदर आपने लेना है, उसी को बोलते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट। सिंपल सी भाषा में कहें तो इसका मास हम ग्राम के अंदर लेंगे, वो मोल कॉन्सेप्ट को अराइज करेगा। बेटा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। सिर्फ हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसकी जगह हमने सिर्फ क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास लेना है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जो U था उसको नहीं लेना, उसकी जगह हमने क्या करना है,
U को G में चेंज कर देना है, यही हमारे पास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। क्योंकि G अच्छे से हमारे पास एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमने U की जगह G को ले लिया। G होता है ग्राम्स के अंदर, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो हमारे पास वाटर के, उनको ग्राम के अंदर उनकी वैल्यू लेनी है। एटम की ग्राम के अंदर, मॉलिक्यूल की ग्राम के अंदर, ठीक है, उनके पार्टिकल की ग्राम के अंदर, जितने भी हमारे पास हैं उनकी वैल्यू ग्राम के अंदर लेनी है, उन्हीं को बोलते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट। बेसिकली इतनी चीज़ है, बस आपने इतना याद रख लेना है। U हमारे पास है, सिर्फ उसको G में चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना, ओके। देखो एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लिखते थे पहले 1U, हाइड्रोजन का मास होता है एटॉमिक मास 1U, यही होता है ना यूनिफाइड मास, ठीक है। तो 1U होता है, 1U को सिर्फ हमने क्या कर दिया, अब पहले एटॉमिक मास में लिखते थे, ठीक है, 1U था, अब उसको किस में लिख रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास में, मतलब U को G में चेंज कर रहे हैं। G क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, याद रख लेना है, G होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे U को किस में चेंज कर रहे हैं बेटा, G में चेंज कर रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास में। तो हमारे पास क्या होगा, तो 1 ग्राम का मीनिंग क्या होगा, 1 मोल ऑफ एटम, ये हो गए हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम। मतलब हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू किस में होती है, मोल में होती है, तो इसको कहेंगे 1 मोल ऑफ एटम, बस सिंपली सी बात, ओके। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसके अंदर जो एटम होते हैं हाइड्रोजन के, उनकी वैल्यू सिंपल होती है, एवोगैड्रो नंबर वाली। तो हमारे पास इसके अंदर कितने होंगे, एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम हाइड्रोजन के कितने होंगे, 1 ग्राम के अंदर हमारे पास एटम जो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 6.022 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सबके अंदर सेम रहेगा, मैंने कहा था अवोगैड्रो नंबर जो है, अवोगैड्रो कांस्टेंट है, सबके अंदर सेम रहेगा। तो 1 ग्राम के अंदर हमारे पास इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। सेम वैसा ही 16U क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U होता है। तो ऑक्सीजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 एटम है ऑक्सीजन का, इसका मास कितना है, 16U है। 16U को किस में चेंज कर दिया, 16G के अंदर, U को G में चेंज करना है, उसी को क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। U को G में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन हैज़ 1 मोल एटम, बस यहाँ पे 1 मोल एटम ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि मोल के अंदर चल रही है वैल्यू, तो मोल लिखना है बस। तो 16G क्या है, ऑक्सीजन क्या है के अंदर 1 मोल ऑफ एटम है, जो कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.0022 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे भी सेम थी वैल्यू, यहाँ पे भी सेम रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ मोल कंसेप्ट यूज़ किया है बेटा, ठीक है। वैल्यू सेम रहेगी, 1 ग्राम के अंदर इतने ही हमारे पास हाइड्रोजन एटम होंगे, और अगर देखें 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर इतने ही हमारे पास क्या होंगे, एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो मोलर मास है, मोलर मास है, क्योंकि हम क्या निकालते थे पहले, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास निकालते थे। तो मोलिकुलर मास में हम क्या यूज़ करते थे, देखो मोलिकुलर मास कैसे निकालते थे, ऐसे, हाँ 2U + 16U कितना आ गया, 18U, ये मोलिकुलर मास होता था ना। अब इसी सेम वे में हम क्या निकालेंगे, हमारा मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास का मीनिंग क्या होता है, मोल का क्या होगा, मोलर मास निकलेगा, याद रख लेना, मोल के अंदर क्या निकलेगा, मोलर मास। और पहले हम क्या निकालते थे, मोलिकुलर मास, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकलेगा, मोलर मास। तो मोलर मास सेम चीज़ में निकलेगा। 18U है, 18U को किस में चेंज कर देंगे, 18G में, तो ये क्या निकल गया हमारा, मोलिकुलर मास, ठीक है। तो 18U है, ठीक है, इसमें क्या होते थे, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर 18U, यही निकालते थे हम बेटा। सिर्फ 18U को किस में चेंज करना है, 18G के अंदर, तो क्या आएगा, 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। तो सभी की वैल्यू क्या आई, ये तो साथ में अटैच करना ही करना है आपने, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपने सब में अटैच करनी है, साथ में लगानी है मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। जब भी हम कोई फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है बेटा हमेशा साथ में लगेगी, ये सबके अंदर सेम वैल्यू लगेगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या करना है, चेंज U को G में चेंज करना है बस। यहाँ पे भी क्या किया है, U को G में चेंज, यहाँ पे भी क्या किया है, U को G में चेंज, U को G में चेंज, बस U को G में चेंज। बाकी सब क्या है, वैल्यू ये जो है साथ में वो तो मल्टीप्लाई करनी है आपने, बस ये होता है हमारे पास बेटा मोल कॉन्सेप्ट। और देखो इसको और वाइड अगर करें, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मोल कॉन्सेप्ट
1896 के अंदर किसने डिराइव किया था बेटा? वेलहेलम ओस्टवाल्ड ने इसको डिराइव किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा बनाया गया था मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मोल वर्ड था हमारे पास, ओके, जो मोल वर्ड था 1896 के अंदर, ठीक है, आया था, जिसको किसने दिया था बेटा? वेलहेलम ओस्टवाल्ड ने, और जिसका लेटिन वर्ड के अंदर मीनिंग था मोल्स, ठीक है। लेटिन जो लैंग्वेज है उसमें इसको बोला जाता था मोल्स, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए मीनिंग तो होता है हैप और पाइल। हैप और पाइल होता है ढेर, किसी चीज़ का ढेर, जैसे नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, हम ऐसे करते हैं ना, नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो इसलिए हमने मोल कॉन्सेप्ट भी यूज़ किसके लिए किया है? नंबर ऑफ एटम के लिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो हैप और पाइल इसका मीनिंग था, मतलब काफ़ी चीज़ों का ढेर। तो नंबर एटम का भी ढेर करते हैं हम, मोलिक्यूल का भी ढेर होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मोलिक्यूल, इसलिए ये मोल कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था, ठीक है। तो मोल के जो यूनिट थे वो सबसे पहले एक्सेप्ट किए गए थे बेटा 1967 के अंदर, याद रख लेना। मोल के जो यूनिट थे, मोल को यूनिट एज ए यूनिट जो हमारे पास एक्सेप्ट किया गया था बेटा 1967 के अंदर, किसके लिए किया गया था? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम के लिए, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि मतलब जो हमारे पास ये वाले जो एटॉमिक मास होता है, इसकी बजाय अगर हम ये लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्राम्स के अंदर वैल्यू हो, ओके। कल हम बेटा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर हैं उनको डन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।